कि देखकर दर्द किसी का आह निकल जाती है, बस इतनी सी ही बातें आदमी को इंसान बनाती है। आज अगर कोई शिखर पे बैठा है तो कोई भी फूलों की सेज से तो चढ़ के नहीं जाता है, ये तो आप भी जानती हैं। संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। क्या करते हैं और कैसे करते हैं? गीत संगीत मेरी जैसे कहते हैं विरासत में मिला है, मेरी नसों में है। मैं मिसेस राजस्थान भी बनी हूँ 2018 में, मिसेस भारत का भी मैंने क्राउन लिया 2020 में। आपका बचपन कैसा रहा? क्योंकि ज़िंदगी में जो शुरुआत होती है ना, वहीं से कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं। निश्चित तौर पे जो संयुक्त परिवार से निकले हुए जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी ही दूसरी होती है। वो संयुक्त परिवार में ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी को जीना सीखते हैं, जिसमें कि हमारे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़, है ना। तो ये तीन जो वर्ड्स हैं ये आजकल के जनरेशन में नहीं है। शादी की जर्नी क्या रही, कैसे रही? कहते हैं बहुत छोटे हैं बच्चे, अभी कहाँ शादी करेंगे, बट हम शायद 22 साल में बहुत बड़े हो गए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा उतार आया कि जिससे फिर आपने एक नई राहें पकड़ी और उसके बाद आप चढ़ती चली गई और ऊपर होती चली गई? औरत की ज़िंदगी बहुत ही आसान नहीं होती है। वो दूर से तो दिख रहा होता है, दूर के ढोल तो सुहावने दिखते ही हैं सबको कि किसी को ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन पीछे की जो कहानी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन वो वाली फ्रीडम नहीं थी। जैसे मैं ये सोचती थी ना कि हाँ शादी के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो चीज़ें मुझे उसकी परमिशन मुझे नहीं मिली थी। कहते हैं ना खुशियाँ हर वक्त दस्तक नहीं देती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स कुछ खुशियाँ आपको दस्तक दे रही हैं तो मेरा मानना है कि दरवाजे खोल देने चाहिए। तो क्या महिलाओं को किसी की परमिशन की ज़रूरत है कि वो अगर कोई काम करती हैं अपना, और चाहे वो बाहर निकलने का कोई भी काम रहा हो, तो क्या महिलाओं को एक परमिशन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए तो ये कदम उठाया। मैं आपको वही बता रही हूँ, मैंने दो तरह की महिलाएं देखी। किसी को परमिशन थी, किसी को परमिशन नहीं थी। तो जब मैं अपने को देख रही थी तो हाँ मुझे परमिशन नहीं है, मैं अपने घर में रह के कुछ कर सकती हूँ, मुझे बाहर निकलने की नहीं है। पहला कदम ऐसा कौन सा रहा आपका कि जिसमें आपको इफ एंड बट का भी सामना करना पड़ा? आपको देखना पड़ा कि मैं परमिशन लूँ या मेरे को कोई रोकेगा टोकेगा? पहला कदम मेरा रहा है स्नेहा जी, जो मैंने पहली बार भोपाल में अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगाई। दूसरा कदम मेरा निकला है जब मैं शूटिंग्स में आगे आई हूँ। मैंने जब अमिताभ जी के संग मूवी करी, वो मेरा दूसरा कदम था। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो निस्वार्थ भावना से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। कई जगह लोग ये कहते हैं ना कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो मैं इस बात को 100% एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि एक महिला के तौर पे आपने मुझे बहुत सहयोग किया। ऐसे मैंने भोपाल में लिया, इस तरह से बहुत सारी महिलाएं मेरी ज़िंदगी में आई हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, यानी जो रियल लाइफ में देखते हैं, तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना अंतर है? और जो दिखता है क्या सचमुच वैसा ही होता है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ स्नेहा जी, जब मैं शूटिंग्स करके आती थी ना घर, तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था। अच्छा, मतलब लोगों को आप दिखा रहे थे कि टीवी पर देखो और आपने खुद ने बंद कर दिया टीवी देखना। ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि जो मैं ये समझती हूँ, ये तो आजकल की सभी की धारणाएं आज की तारीख में तो हो ही चुकी हैं कि ये जो स्टोरीज़ बनती हैं वो घर जोड़ने वाली नहीं, घर तोड़ने वाली स्टोरीज़ होती हैं। कैसे आपने सोचा कि मैं एक अच्छी सिंगर भी बन सकती हूँ? क्योंकि छोटे से मम्मी मुझको अपने संग बहुत अच्छी सिंगर थी। मम्मी मेरी ढोलक बहुत अच्छी बजाती थी, मंजीरा बहुत अच्छा बजाती थी और अपने संग संग वो मेरे को सिखाती थी। तो कौन सा गाना ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जो आप गुनगुनाती हो? क्योंकि आप तो एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे। आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम, गुज़रा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज फिर आप सभी का स्वागत है गोल्डन हिंद चैनल में। और आज हमारे बीच फिर एक नई शख्सियत है जिनके बारे में दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि देखकर दर्द किसी का आह निकल जाती है, बस इतनी सी ही बातें आदमी को इंसान बनाती है। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही हैं आज, अपर्णा वाजपेयी जी, जो
प्रकृति प्रेमी हैं, जो इंसान प्रेमी हैं और जो बेजुबान जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं उनके प्रति समर्पित हैं। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में है और आज हम जानेंगे उनसे कि उनके लाइफ में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसकी वजह से वह आज शून्य से शिखर पर हैं। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में है। नमस्कार अपर्णा वाजपेयी जी, आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ के लिए निकाला। और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक आज आपसे बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। तो अपर्णा जी आप यहाँ आए, मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं बोलने के लिए, लेकिन हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपके बारे में, आप ही की ज़ुबानी, कि आप क्या करती हैं और कैसे कर लेती हैं इतना सारा काम। सबसे पहले तो स्नेहलता जी, आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया मेरे ही विषय में लोगों को बताने के लिए, इसके लिए मैं आपका हृदय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। शून्य से शिखर की कहानी तो मेरे ख्याल से हर एक की होती है। आज अगर कोई शिखर पे बैठा है तो कोई भी फूलों की सेज से तो चढ़ के नहीं जाता है, ये तो आप भी जानती हैं। संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। तो बहुत ही संघर्षों भरी ज़िंदगी हमारी भी रहती है। सबसे जो खास होता है एक महिला की जो ज़िंदगी होती है वो संघर्ष से भरी होती है, क्योंकि ये आप भी जानती हैं एक महिला के तौर पे कि एक आम महिला हमारे जैसी जो महिलाएं जो घरेलू होती हैं वो बहुत ही आसान तरीके से अपने उन पड़ावों को पार नहीं कर पाती हैं, या जो उनकी अपनी मंजिलें होती हैं वहाँ तक पहुँच पाती हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के संग हमें सामंजस्यता बिठानी पड़ती है, बहुत सारे जिससे हम सेक्रीफाइस त्याग इस चीज़ के लिए तो हम अभी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। स्नेहलता जी, आज की तारीख में जो लोग मुझे जानते हैं वो एक गायिका के तौर पे मुझे जानते हैं जी। और गीत संगीत मेरी जैसे कहते हैं विरासत में मिला है, मेरी नसों में है, जो कि मुझे अपनी माँ से मिला। उसके साथ ही मैं अभिनेत्री के तौर में भी जानी जाती हूँ। मैं मिसेस राजस्थान भी बनी हूँ 2018 में, मिसेस भारत का भी मैंने क्राउन लिया 2020 में। तो ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चलते चलते आज जो मैं 50 के ऊपर आ चुकी हूँ। तो ज़िंदगी के सारे रंग मैंने जिए, एक आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग्स भी बनाती हूँ। तो उसी रंग में मैंने ये सोचा कि भगवान ने जो मुझे धरती पे भेजा है, हर एक कोई भेजता है ईश्वर किसी लक्ष्य के साथ। एक लक्ष्य मेरा रह गया था जो मैं इसके साथ थोड़ा सा कहीं अधूरा था, वो ये था कि मुझे नेचर के लिए कुछ काम करना था, प्रकृति के लिए। तो आज की तारीख में मेरा जो ज़्यादा रुझान है, जो मेरा ज़्यादा मैं सोचती हूँ अपना वक्त दूँ, वो मैं नेचर को दूँ, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने के लिए दूँ या लोगों को ये प्रेरणा वाले संदेश देती रहती हूँ अपने मीडिया के माध्यम से, या ऐसे जैसे आपके संग बैठी हुई हूँ कि हर इंसान को अपने साथ साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ नेचर का, प्रकृति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आज की तारीख में प्रकृति भी अपना बदला ले रही है। बिल्कुल, तो आप एक बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत ही अच्छी इंसान हैं। सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँ तो आर्टिस्ट भी हूँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो बहुत सारे गुण आप में हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसीलिए हमने आज आपको बुलाया कि हमारे दर्शक आपसे इंस्पायर हो सके, आपसे मोटिवेशन ले सके और आपके बारे में जान सके और अपने जीवन में उतार सके। तो इसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, क्योंकि ज़िंदगी में जो शुरुआत होती है ना, वहीं से कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं। तो आपका जो बचपन रहा वो कैसा रहा, क्योंकि बचपन की बहुत सारी यादें होती हैं जो हमारे दिल में एक छाप छोड़कर चली जाती हैं, जिसमें अच्छी भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती है जो आंखों को नम कर देती हैं। तो बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं बचपन की। तो आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बचपन तो मेरा बहुत अच्छा बीता है स्नेहा जी। जो आज की जो जनरेशन है वो उस चीज़ को मिस करती है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग एक संयुक्त परिवार से निकले हुए लोग हैं, जहाँ पर एक भरा पूरा परिवार होता था, दादी दादा, अपने चाची चाचा। आज के ज़माने में वो चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। तो निश्चित तौर पे जो संयुक्त परिवार से निकले हुए जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी ही दूसरी होती है। उस संयुक्त परिवार में ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, ज़िंदगी को जीना सीखते हैं, जिसमें कि हमारे
इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़, है ना। तो ये 3 जो वर्ड्स हैं ये आजकल के जनरेशन में नहीं है। तो इसके लिए मैं तो धन्यवाद ये करती हूँ कि मैं बहुत बड़े परिवार की बेटी हूँ और वहीं पर उतार चढ़ाव भी देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे कोई ऐसे मुझे वैसे क्षण नहीं मुझे ऐसे याद हैं कि जो मुझे बहुत दुखी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सच में बहुत अच्छा जीवन जिया है। और हाँ, और मेरे घर में ही पूरा आर्ट एंड कल्चर था। वो जो मैंने भी आपसे जिक्र किया कि मैं गायिका भी हूँ और मैं चित्रकारी भी करती हूँ, तो ये मुझे अपने घर से ही मिली, चाहे वो मेरे चाचा लोगों में रहा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में थी। तो मेरी चाचा हों, बुआ हों, है ना, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, सब में टैलेंट्स थे। और आपको ये पता होगा उस समय में क्लासेस नहीं होती थी। हम लोग कहीं आज के बच्चे जाते हैं, हम लोग तो हमारी क्लासेस कह लीजिए या हमारे जो गुरु कह लीजिए सब हमारे घर में ही होते थे। बहुत अच्छी बात है कि आप एक पूरे ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ पर आर्टिस्ट ही थे ज़्यादातर लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जैसे बचपन तो आपने बताया कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा उसके बाद आपकी शादी की जर्नी क्या रही, कैसे रही? शादी भी मतलब हम 22 साल की थी मैं। ऐसे कोई आज के समय में तो बहुत कहते हैं बहुत छोटे हैं बच्चे, अभी कहाँ शादी करेंगे, बट हम शायद 22 साल में बहुत बड़े हो गए। और हमारी मैरिज पहले के टाइम पे तो देखिए 18 साल की बच्चे कंप्लीट होते ही माँ बाप को चिंता तो पहले से ही लग जाती है, लेकिन 18 साल के होने के बाद उनको लगता है कि अब शादी कर देनी चाहिए, उसके रिश्तों की बात आने लग जाती है। जी, मैं भी 22 साल की थी और उस वक्त मैं फाइन आर्ट्स में ही मेरी पढ़ाई चल रही थी और पोस्ट ग्रेजुएशन उसी दौरान मेरी शादी तय हुई। और कानपुर की हूँ मैं, यूपी की हूँ। आज तो मैं जयपुर में आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड, मेरा ससुराल सब कानपुर का ही रहा है, कानपुर और लखनऊ। तो बस ब्राह्मण परिवार की हूँ। तो कोई लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। कुंडली का आदान प्रदान और शादी का तय होना। और हस्बैंड महिंद्रा एंड महिंद्रा में थे, अभी तो वो रिटायर हो गए हैं। तो वो जर्नी मेरी वैसी रही, बहुत अच्छी रही। तो और सबसे खास बात ये थी स्नेहा जी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मायके में बहुत सारे टैलेंट्स थे जो मेरे अंदर थे। और जब मैं ससुराल आई ना, तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, मतलब मैं तारीफ़ करूँगी, जितने टैलेंट्स मेरी मम्मी में थे, हो सकता है कुछ उनमें नहीं थे या कुछ इनमें नहीं थे, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ थी वो भी मतलब खजाना थी। मैंने जो चीज़ें वहाँ अधूरी रह गई होंगी ना, वो मैंने यहाँ करके पूरी करी। तो मेरी मदर इन लॉ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरे जो फादर इन लॉ ससुर जी मेरे, उनको पेड़ों से बहुत प्यार था और मेरे फादर को भी पेड़ों से बहुत प्यार था। तो वो चीज़ मेरे अंदर इसलिए प्लस हो गई क्योंकि दोनों जगह ही ऐसा वातावरण मिला। हाँ, या बहुत लकी थे इस चीज़ के लिए कि आपको ईश्वर ने ऐसा ही पीहर दिया और ऐसा ही ससुराल दिया कि आप दोनों जगह मतलब उस तरह के लोगों के बीच में रहे जो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान तो थे ही, साथ में आर्टिस्ट थे। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़िंदगी में हर तरह की सिचुएशन आती है, कभी बहुत अच्छी भी रहती है और कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी। और जब तक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तब तक वो ज़िंदगी पूर्ण भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा उतार आया कि जिससे फिर आपने एक नई राहें पकड़ी और उसके बाद आप चढ़ती चली गई और ऊपर होती चली गई? स्नेहलता जी, मैंने भी आपसे वही बात शुरू में बोली थी, एक औरत की ज़िंदगी बहुत ही आसान नहीं होती है। और जैसे कई लोग देखते हैं ना हम लोगों को कि अरे उन्होंने तो ये अचीव कर लिया, अरे उनको तो इतना मिल गया। वो दूर से तो दिख रहा होता है, दूर के ढोल तो सुहावने दिखते ही हैं सबको कि किसी को ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन पीछे की जो कहानी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, जिसमें कि आज के ज़माने में तो पेरेंट्स ने इतनी फ्रीडम भी दे रखी है। मायके में तो देखिए मेरा पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई, जैसे मैंने बताया 22 साल की थी। लेकिन मेरे ससुराल में आर्ट और कल्चर तो था, मतलब सारी चीज़ें थी, लेकिन वो वाली फ्रीडम नहीं थी। जैसे मैं ये सोचती थी ना कि हाँ शादी के बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो चीज़ें मुझे, उसकी परमिशन मुझे नहीं मिली थी। घर में रह कर के मैं ड्राइंग क्लासेस तो शादी के पहले भी लेती थी, वही घर में मैं लेती रही। फिर क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के ट्रांसफ़र्स होते रहे तो अलग अलग शहरों में गई, तो मैंने देखा कि बाहर की महिलाएं तो बहुत कुछ कर रही हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में कर रही हैं, उनके इतना नाम हो रहा है। तो उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो कि घर से उनको परमिशन मिली हुई थी और कुछ ऐसी थीं जिन्हें परमिशन नहीं मिली हुई थी। तो मैं जब वहाँ अपने को खड़ा करके देख रही थी, एक बीच में क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने कहा परमिशन, तो क्या महिलाओं को किसी की परमिशन की ज़रूरत है कि वो अगर कोई काम करती हैं अपना और
चाहे वो बाहर निकलने का कोई भी काम रहा हो, तो क्या महिलाओं को एक परमिशन की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए तो ये कदम उठाया। मैं आपको वही बता रही हूँ, मैंने 2 तरह की महिलाएं देखी, किसी को परमिशन थी, किसी को परमिशन नहीं थी। तो जब मैं अपने को देख रही थी तो हाँ, मुझे परमिशन नहीं है, मैं अपने घर में रह के कुछ कर सकती हूँ, मुझे बाहर निकलने की नहीं है। तो कहीं एक सवाल ये आता है, क्योंकि तब तक मेरा बेटा हो चुका था 5-6 साल का, और मेरी बेटी भी 2 साल की हो गई थी। तो मुझे लगा कि उम्र भी बढ़ रही, समय भी बढ़ रहा है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमें कुछ करना नहीं है या हमें बाहर निकलना नहीं, केवल घर को संभालना और घर में रह के काम करना है, तो समय घड़ी आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहा है। आपकी उम्र भी बढ़ रही है, आपका समय भी निकल रहा है, और साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका एनर्जी लेवल भी डाउन होता है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे, घर से परमिशन मिलेगी तब हम कुछ करेंगे, कहते हैं ना, खुशियाँ हर वक्त दस्तक नहीं देती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स कुछ खुशियाँ आपको दस्तक दे रही हैं, तो मेरा मानना है कि दरवाजे खोल देने चाहिए। देखिए अपर्णा जी, मेरा मानना यह है कि बच्चे जब हम छोटे होते हैं और जब हम अच्छे बुरे की जानकारी नहीं रखते हैं, तब हमारे माता पिता से परमिशन लेते हैं, तब तक मुझे लगता है कि परमिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम एक एज में आ जाते हैं और हमें लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मुझे लगता है कि हमें बताना होता है, ना कि परमिशन लेनी होती है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से मैं जो महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की महिलाओं में जागरूकता है कि वो परमिशन शब्द को हटाकर हाँ, ये है कि वो इसके लिए बता सकती हैं। हाँ, कहना ज़रूरी है, लेकिन किसी से मांगना ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ पे मैं आना चाहूँगी, और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने भी वही सब चीज़ें किया। मैंने आपको बोला कि खुशियाँ, वक्त और जो आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स ईश्वर ने लिख के भेजे हैं वो हमेशा दस्तक नहीं देते। तो मैंने अपना वो जो कदम पहली बार बाहर निकाला, वो तो फिर मैं निकलती गई, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए, इफ एंड बट्स हुए, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए मैंने अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। तो पहला कदम कौन सा रहा आपका? जी, मैं मतलब बीच में आपको टोक रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हर चीज़ आपकी ज़िंदगी के निकल के आए। तो पहला कदम ऐसा कौन सा रहा आपका कि जिसमें आपको इफ एंड बट का भी सामना करना पड़ा, आपको देखना पड़ा कि मैं परमिशन लूँ या मेरे को कोई रोकेगा टोकेगा? तो पहला कदम कौन सा ऐसा रहा कि जो आपने बाहर निकाला और आपने स्टार्ट किया? पहला कदम मेरा रहा है स्नेहा जी, जो मैंने पहली बार भोपाल में अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगाई। इतना वो जो खुशी थी ना, मैं आज ही मैं फील करती हूँ उसको, जब मैं पहली बार एग्जीबिशन में, वो भी कैसे कि एक आंटी थी, वो मेरे घर आती थी और मैं घर में क्लासेस भी लेती थी और ख़ुद बनाती भी थी। क्या पढ़ना, इतना बड़ा टैलेंट तुमने घर के अंदर छुपा के क्यों रखा है, बाहर क्यों नहीं निकलती? मैंने कहा आंटी मेरे पास कोई लिंक्स नहीं है, मैं कैसे निकलूँ? तो उनको मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ, जैसे मैं आपका करती हूँ, आपकी वजह से मुझे मंच मिला। तो उन्होंने मुझे भोपाल हाट में एग्जीबिशन का स्टॉल पहली बार लगवाया निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं था। और उसके बाद जो मुझे सक्सेस मिली, तो उन्होंने मेरा स्टॉल बार बार लगवाया। तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो निस्वार्थ भावना से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। कई जगह लोग ये कहते हैं ना कि महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो मैं इस बात को 100% एग्री इसलिए नहीं करती, क्योंकि एक महिला के तौर पे आपने मुझे बहुत सहयोग किया। ऐसे मैंने भोपाल में लिया, इस तरह से बहुत सारी महिलाएँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। तो मेरा पहला कदम निकला आर्ट एग्जीबिशन के लिए, और सच में उसके बाद भोपाल शहर ने मुझे जाना कि एक कदम पे कदम बढ़ते गए आप। जी। तो मेरा घर से भी मटेरियल निकला बहुत कुछ, आकृति क्रिएशंस के नाम से। जी। दूसरा कदम मेरा निकला है जब मैं शूटिंग्स में आगे आई हूँ। मैंने जब अमिताभ जी के संग मूवी करी, वो मेरा दूसरा कदम था। कौन सी मूवी थी आपकी? क्योंकि आज देखिए अमिताभ बच्चन के साथ तो मिलने के लोग सपने देखते हैं, और आप उनके साथ मूवी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी मूवी थी कि जिसमें आपने उनके साथ रोल किया, और वो रोल कैसा था? स्नेहा जी, अब मैं, क्योंकि वो जस्ट एक बिगिनिंग थी, 2 मूवीज़ थी बल्कि अमिताभ जी के साथ मेरी, और ऐसे बातचीत थी जैसे हमारा बैठे हुए हैं। लेकिन अभी मैं जिक्र इसलिए नहीं करूँगी उन मूवीज़ का, क्योंकि मैं एक बड़े उसका इंतज़ार कर रही हूँ, या कर रही कि मतलब मुझे कोई ऐसा बड़ा रोल मिले जिसको मैं बताऊँ खुल के।
और नहीं देखिए, बड़े रोल और छोटे रोल की बात नहीं होती, लेकिन महत्वपूर्ण वो है कि आपके किरदार में कितना दम होता है। जी। तो मेरा मानना है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ अगर आप एक पल का भी आपका रोल रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि एक इतने बड़े कलाकार के साथ स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात है। तो वो कैसा एहसास रहा और क्या रहा? जी, मैंने आरक्षण मूवी में थी, मैं अमिताभ जी के संग सत्याग्रह में थी। उसके अलावा प्रकाश झा प्रोडक्शंस की मैंने 3-4 मूवीज़ करी हैं। मैं उस वक्त भोपाल में ही थी। और जब मैं जयपुर आई हूँ तो यहाँ भी 2-3 मूवीज़ हैं जिससे मैंने भले छोटे छोटे रोल किए, वो किए हैं मैंने। सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं, चाहे वो ZTV, सोनी, कलर्स, लाइफ ओके, इन सब में मैंने कैरेक्टर्स किए हैं। तो एक बात और बतौर आप अभिनेत्री मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, यानी जो रियल लाइफ में देखते हैं, तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना अंतर है, और जो दिखता है क्या सचमुच वैसा ही होता है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ स्नेहा जी, जब मैं शूटिंग्स करके आती थी ना घर, तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था। अच्छा, मतलब लोगों को आप दिखा रहे थे कि टीवी पर देखो और आपने खुद ने बंद कर दिया टीवी देखना। हाँ जी। ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि जो मैं ये समझती हूँ, ये तो आजकल की सभी की धारणाएं आज की तारीख में तो हो ही चुकी हैं, कि ये जो स्टोरीज़ बनती हैं वो घर जोड़ने वाली नहीं, घर तोड़ने वाली स्टोरीज़ होती हैं। थोड़ी देर का एंजॉयमेंट ज़रूर होता है ये कि हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अभी अपर्णा जी ने कहा, इतना खुल के जल्दी से कोई बताता नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि घर जोड़ने का काम नहीं करता, कभी कभी कुछ चीज़ें घर तोड़ने का भी काम करती हैं। तो बिल्कुल अपर्णा जी आप बताएं। जो रियल स्टोरीज़ होती हैं जिसमें हम क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वो तो जो हमारे रियल जो लाइफ में जो घटनाएं होती हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन जो ये सीरियल्स होते हैं मोस्टली आपने भी देखा होगा कि सारे सीरियल्स घरेलू बनते हैं, और घरेलू सीरियल से मैंने काम किया है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये आज की जनता ने, बहुत सारे लोगों ने ही आजकल सीरियल्स देखना, और बहुत एडिक्शन भी हो गया है इसका लोगों के, कि उनका एक एपिसोड भी निकल जाता है ना, तो वो लोग बड़ा मतलब परेशान होते हैं कि उस एपिसोड में क्या हुआ होगा। मैंने कईयों को देखा है, महिलाओं को, और उनको देखा है कि वो कामकाज छोड़ करके वो बस। और मेरा तो टीवी देखना धीमे धीमे से बंद हो गया स्नेहा जी। मतलब होता है ना, जब आप किसी चीज़ को वास्तविक तौर से जी लेते हैं ना, तो फिर लगता है नहीं, ये सब बनावटी है, हकीकत में नहीं है कोई चीज़। तो मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। आपकी हमने इस बारे में तो जाना कि आप प्रकृति प्रेमी हैं और ये सब चीज़ें, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मैं लेना चाहूँगी बीच में, कि आपकी जो सिंगिंग वाली चीज़, ये कहाँ से आपके अंदर मतलब आई, और कैसे आपने सोचा कि मैं एक अच्छी सिंगर भी बन सकती हूँ? मम्मी के संग गाती रही। अच्छा। मम्मी से रंगोली सीखी, मम्मी से पेंटिंग सीखी, हर चीज़ में घर को सजाना सीखा, कुकिंग सीखी। आपको मैं बताऊं सभी को बताती हूँ, मेरी मम्मी ने मेरी शादी के हफ्ते भर पहले तक, मतलब मैं 22 साल की थी, घर के वो सारे काम मेरे से करवाती थी, मेरे से और मेरी छोटी बहन से, हम दोनों से ही सारे काम। उसके भी रीज़न थी कि हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी ना थी। मेरे फादर SBI में मैनेजर थे और एक मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। लेकिन उस ज़माने में जो मदर्स होती थी ना, वही सोचती थी कि नहीं, मेरी बेटी जब ससुराल पहुँचे ना तो परफेक्ट जानी चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको ससुराल में नौकर चाकर भी मिलेंगे, सब मिलेगा, है ना। तो मिलें या ना मिलें, लेकिन तुम्हें अपने पैरों में खड़े रहना है। तो मम्मी ने केवल हमें एक अच्छी गृहिणी ही नहीं बना के भेजा, एक अच्छी गायिका के तौर पर मेरी मम्मी ने ही मुझे प्रस्तुत किया, क्योंकि छोटे से मम्मी मुझको अपने संग बहुत अच्छी सिंगर थी। मम्मी मेरी ढोलक बहुत अच्छी बजाती थी, मंजीरा बहुत अच्छा बजाती थी, और अपने संग संग वो मेरे को सिखाती थी। मेरी मम्मी के तो मैं 10% नहीं हूँ, मैं सबसे कहती हूँ। मेरी मम्मी की जो पिच थी ना, वहाँ तक तो मैं खुद नहीं आज तक। देखिए, माँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन उनकी परछाई कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है। हाँ, तो वो हमारे अंदर, बेटियों के अंदर तो ज़्यादातर मैंने मतलब देखा है कि बेटियाँ ज़्यादातर माँ को कॉपी भी करती हैं, माँ की परछाई की तरह भी होती हैं। तो माँ का एक स्वरूप जो है वो एक बच्ची के अंदर नजर आता है। हाँ जी, नहीं तो उनका एक सपना रहा, हमेशा मेरे से बोलती थी अपर्णा, ऐसे बोलती थी ना हमको, जैसे हम जब आज आकाशवाणी में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उस टाइम में मम्मी को आकाशवाणी वगैरह से ऑफ़र आए थे सिंगिंग के लिए और उनका इंटरव्यू के लिए, लेकिन कुछ वही पुराने घर, पुरानी चीज़ें, बंदिशें होती थी, तो मम्मी का वो सपना पूरा नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ कि भगवान मुझे देता चला गया।
तो आपने बोला आपका सपना, तो जब मैंने सोचा मम्मी से ही सीखा है, तो मम्मी नहीं पहुंची तो मैं पहुंचूंगी, बिल्कुल मैं पहुंचूंगी तो मम्मी को लगेगा कि वो पहुंच गई। बिल्कुल आज वही होता है, जब मम्मी मेरे को स्टेज पे देखती माँ हैं बाप या जो अवार्ड काम नहीं देखती कर हैं, पाते हैं हाँ, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पूरा करें उस हाँ, चीज़ को। तो मम्मी कहती थी जब तुमको हम देखते हैं ना अवार्ड लेते, तो मुझे लगता है मैं खड़ी हूँ। जी जी तो कितनी बड़ी चीज़ है ये कि हर चीज़ है, वो सोचती थी अच्छा पढ़ना कोई नहीं मिला, अच्छा नहीं मुझको मिल गया शायद। तो मैंने उस चीज़ को मम्मी का बिल्कुल अपर्णा जी, आप बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। हमारे दर्शक अभी आपसे एक गाना भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम और टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको, जैसा मैंने सर्च किया आपके बारे में, जितना मैंने आपके बारे में जाना, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ देखी, आप बेजुबान जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत काम करती हैं। तो ये आपके अंदर कैसे आया? क्योंकि हर कोई इंसान अपने बारे में सोचता है, ज़्यादा सोचता है तो अपने परिवार के बारे में सोच लेता है, लेकिन आप एक अच्छी समाज सेविका भी हैं, जो मैंने देखा वृद्धाश्रम में भी आप जाती हैं, वहाँ भी लोगों का मनोरंजन भी करती हैं, उन्हें डोनेट भी करती हैं जो जितना आपको लगता है उतना। बहुत सारे बच्चों के बीच में भी आप जाते हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी ज़रूरतें आप पूरी करती हैं। तो एक अच्छी समाज सेविका के रूप में भी मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत देखा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक अच्छी गायिका आप अच्छी हैं, एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं आप, एक अच्छी अभिनेत्री हैं आप, तो ये सामाजिक रूप से, क्योंकि मैंने जितने भी आर्टिस्ट देखे हैं उनको देखा नहीं है कि वो जल्दी से सोशल होते हैं, तो आप एक सोशल लाइफ में जो आए हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे मिली? ये प्रेरणा भी मुझे, मैं बताऊं आपको, मेरी मम्मी भी वैसी थी। मम्मी का जिक्र मैं बार बार कर देती हूँ क्योंकि वो वाकई वो वैसी थी। नहीं, और हर बच्चे के लिए अपनी मम्मी रोल मॉडल होती है, मैं तो जानती हूँ। मम्मी पापा दोनों। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं यहाँ आई ना, अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने देखा जो मेरी मदर इन लॉ थी वो भी इसी तरह की थी। मतलब वो जब सवेरे खाना बनाती हैं तो उनका एक हिस्सा अलग निकल जाता था, तो चाहे वो घर की मेड आ रही है या वो दरवाजे पे खड़ी रहती थी मेरी मदर इन लॉ भी, कि कोई गाय निकले तो मैं इसको ये खिला दूँ वो खिला दूँ, जो अपन कन्या खिलाते हैं ना। तो नवरात्रि में भी तो मैंने देखा मम्मी जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ मम्मी जी घरों से कंजकियाँ नहीं बुलाती थी। उनका भी वही था कि हमें उनको खिलाना है जिनके पेट खाली हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो और उसके अलावा भी वो ऐसे लोगों को चीज़ें बांटना पसंद करती थी। ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत सारी मेरी मदर इन लॉ की आई। और समय के संग संग, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने ज़िंदगी के सारे रंग जीते गए, ये चीज़ें भी नज़र में ही रहती थी। फिर मेरे को लगा नहीं, हम एक प्रयोजन से और आए हैं धरती पर। हर कोई आता है कि हमें इनके लिए भी तो कुछ करना है, इस जन्म को भी सुधारना है, अगला जन्म भी सुधारना है, और कुछ इनके लिए भी हम करके जाएं। बिल्कुल जी। तो अब मुझे जो मौका मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने गीत संगीत ये वो में सब कुछ पा लिया। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप बेबाकी से लोगों को गुस्से में बोल रही हैं कि आप जानवरों के ऊपर इतना बोझा मत ला दिए। मतलब मैंने बहुत बार बोला है, हाँ, लेकिन रील शायद एक बार देखी। हाँ, तो मैंने जैसा देखा ना, तो आप बेबाकी से ये चीज़ें भी रख लेती हैं। नहीं तो आदमी क्या है, डरता है एक बार के लिए, क्यों बोले, किससे उलझे, क्यों उलझे, हमें क्या काम है, ये सब चीज़ें सोच कर वो वहाँ दब के रह जाता है। लेकिन आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं लोगों के सामने, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता है। तो आप ये सब चीज़ें करती हैं। तो मैं जी, मैं तो हर वक्त फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ लाइव या चलाने के लिए, लेकिन हाँ, जब कुछ ऐसा मैं देखती हूँ, जाके मैं सामने गाड़ी लगा देती हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी लगा करके फिर लोगों को भी इकट्ठा कर लेती हूँ। और क्योंकि एक बात बताइए आप, जो चाबुक खा के घोड़ा चल रहा है या जो बैल चल रहा है, उसके लिए कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? और इनका तो खैर क्या, इनके लिए तो एक मशीन होते हैं, एक मर जाएगा जानवर, वो दूसरा लगा लेंगे अपनी गाड़ी में, है ना। तो इसलिए मुझे ये आवाज़ उठानी पड़ती है। मुझे लगता है कि शायद मुझको देख करके 4 लोग और इसलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि समाज सेवा सिर्फ पैसे से ही नहीं की जा सकती। समाज सेवा आप लोगों को अवेयर करके भी कर सकते हैं। तो आप जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जो क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग सीख रहे हैं बातें, इसलिए शायद सोशल मीडिया पे आपको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। मतलब मेरे मोहल्ले, मेरे एरिया में भी मुझे लोग बोल देते हैं, जैसे एक नाम डला है मेरे लिए कि कुत्तों वाली आंटी का घर है। उसका रीज़न है क्योंकि 2 डॉग्स तो मेरे घर के अंदर हैं, और मैं स्ट्रे डॉग्स भी बाहर पालती हूँ। उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी मैं पालती हूँ, तो उन बच्चों को भी मालूम है कि हमें खाना यहीं से मिलना है, तो वो सवेरे शाम अपने आप आते हैं। गायों का चारा मेरा फिक्स है, उनकी रोटियाँ अलग से बनती हैं।
तो ये मेरे डेली के उसमें है। और कभी आप मेरे संग मेरी गाड़ी में चलेंगी तो मेरी गाड़ी में भी बहुत सारा सामान आपको रखा इसलिए मिलेगा कि मैं रास्ता चलते भी अगर कोई मुझे भूखा जानवर कोई मिलता है तो मैं उतर के खिला देती हूँ, या कोई सब्ज़ी का ठेला अगल बगल है तो मैं ख़रीद के गाय को खिलाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक ज़रूर आज आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि दर्शक आज अगर सीख रहे हैं तो बिल्कुल आपसे सुन रहे हैं और ज़रूर सीखेंगे। साथ ही मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। वैसे बहुत सारी आपकी लाइफ के बारे में हमने बात करी है, लेकिन ज़िंदगी में मैंने बताया ना उतार चढ़ाव बहुत सारे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि ये लम्हा मेरे लिए बहुत कष्टदायी रहा, ये लम्हा को मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं हार गई, मैं रुक गई, मैं परेशान हो गई और मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहा? क्योंकि मुझे लगता है कि महिला के साथ उसे हर पार्ट पर ज़िंदगी को निभाना होता है, हर हिस्से को उसे एक अच्छी बेटी भी बनना होता है, उसे एक अच्छी बहन भी बनना होता है, उसे एक अच्छी पत्नी भी बनना होता है, एक अच्छी माँ भी बनना होता है और एक अच्छी मतलब महिला भी बनना होता है जो सोसाइटी में काम करती है। तो क्योंकि जल्दी से ही लोग फटाफट ब्लेम करने लग जाते हैं, छोटी सी बात को लेकर आपके ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, इस जगह पे मुझे ऐसा लगा कि मैं बतौर अभिनेत्री, बतौर सिंगर, बतौर सोशल वर्कर, बतौर आर्टिस्ट, कहीं आपको ऐसा हर्ट हुआ कि नहीं ये सब चीज़ें की वजह से मैं रुक जाऊँ और मैं पीछे हो जाऊँ? ये मेरे हर क्षेत्र में हुआ। चाहे वो जब मैंने पहली बार एग्जीबिशन लगाई तो कोई भी चीज़ पहली बार सफल नहीं होती है। खुशी तो मिली कि मैं आज बाहर निकली, मैंने एग्जीबिशन लगाई, तो उसमें जो मेरा आधा सामान पहली बार में, क्योंकि आपकी पहचान बनने में एक समय लगता है ना स्नेहा जी, किसी भी चीज़ में एक वक्त लेता है। तो जब पहली बार मेरा आधा सामान घर आया है तो बिल्कुल जाहिर बात है मेरे हस्बैंड की नाराज़गी का मेरे को सामना करना पड़ा कि इतना वेस्ट हो गया, इतना वो कुछ हुआ। उस दिन मैं बहुत रोई थी, तो ऐसा लगा था क्या दोबारा हम लगाएंगे कि नहीं, और दोबारा की परमिशन ही मुझे जल्दी नहीं मिली थी। फिर दोबारा लगाया, फिर आकृति क्रिएशंस का नाम हो गया। तो पहला एक वो झटका आया था कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्योंकि घर में इन्होंने मना कर दिया था हस्बैंड ने। फिर दूसरा नंबर आता है हमारा शूटिंग्स का, जो आप कह रही हैं, तो उसमें भी जैसे कहते हैं ग्लैमर की दुनिया को हर कोई अच्छा नहीं मानता, और सबसे पहले उसमें नहीं अच्छा मानने वालों में सबसे पहला नंबर फिर से वही फैमिली का ही आता है। तो मेरे इन लॉज को पसंद नहीं था कि नहीं ये दुनिया अच्छी नहीं होती है, और लेकिन मेरा मानना ये है कि हर अच्छाई या बुराई आपके अंदर से होके जाती है। आप जिस नज़र से देखोगे ना वो आपको दुनिया वैसी दिखेगी। तो मुझे तो दुनिया ख़राब नहीं लगी, क्योंकि मेरे संग तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, ये भी घर से ही था कि नहीं आपको एक्टिंग फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन फिर जब मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिले और जब मुझे लोगों से पहचान बनी एक एक्ट्रेस के तौर पे, तो फिर धीमे धीमे वो परमिशन मिलने लगी। बीच में मेरे बहुत सारी परमिशन का नाम आपने लिया? हाँ जी, परमिशन मुझे नहीं मिल रही थी। उसके बाद नंबर आता है सिंगिंग का भी, है ना। तो सिंगिंग में क्या था स्नेहा जी कि सिंगिंग के लिए तो मैं ये बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे घर से परमिशन नहीं मिली। वो तो मैंने भोपाल से कम ज़्यादा जयपुर में नाम अपना किया। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने देखा भोपाल में तो नहीं, लेकिन जयपुर में पता नहीं क्यों लोग आपस में एक दूसरे से चिढ़ते क्यों हैं, क्यों जलते हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अगर आप उसको बढ़ते नहीं देख सकते तो उसको घटाइए भी तो नहीं। देखिए, मेरा मानना इसमें एक है कि कहीं ना कहीं वो लोग ही हमें आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ऐसा तो हम नहीं हाँ। ये तो एक है कि एक स्प्रिंग भी होती है जिसको आप जितना दबाते हैं वो उतनी ऊपर जाती है। नहीं तो वही तो हुआ ना स्नेहा जी, मैं पीछे नहीं हटी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बार मैं अंदर से हर्ट हुई हूँ। और क्योंकि मेरा जो नेचर है ना हमेशा से ही देने का रहा है, लेने का नहीं रहा है। और मैंने कोशिश भी हमेशा यही की है कि मैं लोगों से ना ही लूँ और उनको स्टेज दूँ। कई बार लेना भी पड़ जाता है, लेकिन मेरा जो नेचर है वो किसी को हर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर जयपुर में कि शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया है, मुझे बिना समझे। क्योंकि जो मेरा नेचर नहीं है ना, वो मेरा एक पिक्चर बना देना, आपस में गॉसिपिंग करना या मेरे संग बढ़ के नहीं चलना। मेरे सामने तो सब बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन पीछे से अच्छा अगला क्या सोचता है कि क्या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सीधा होना और बेवकूफ़ होने में अंतर होता है ना। तो जो मेरे आगे बहुत अच्छा अपने को साबित करते हैं उनके मैं पीछे से भी जानती हूँ कि उनके मनों में मेरे लिए क्या चल रहा है। तो देखिए, हम महात्मा गांधी के लिए भी बात बोलते हैं कि 90% लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी
बुरा बोलते हैं, तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। और आज मैं अपने दर्शकों को फिर एक संदेश देना चाहूँगी, आज हमारी इतनी बात हुई है उसको लेकर कि महिलाओं को हमेशा प्रूव क्यों करना पड़ता है। ये सवाल है आप लोगों के लिए कि हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जताना क्यों पड़ता है, बताना क्यों पड़ता है, पहले उनसे परमिशन क्यों लेनी पड़ती है, क्यों उसे अपने को साबित करना पड़ता है। तो दर्शक आप प्लीज़ कमेंट में जवाब जरूर दें इस बात का। तो अपना जी, आपकी लाइफ के बारे में हमने बहुत सारी बात की, लेकिन एक पर्सनल क्वेश्चन और हम आपसे करना चाहेंगे कि जब भी आप अकेले में होते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अब अकेली हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए, तो कौन सा गाना ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जो आप गुनगुनाते हो? क्योंकि आप तो एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे, हम भी आपको सुनना चाहेंगे, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल को छूता है। एक गाना है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और मेरा भाई भी बहुत अच्छा सिंगर है, डॉक्टर है, लेकिन हम दोनों मम्मी के उस गाने को, मेरी मम्मी को 2 साल हो गए हुए। ऐसे तो मम्मी के ही बहुत सारे गाने हैं, तो वो गीत हमें मुझे बहुत पसंद है। आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम, गुज़रा ज़माना बचपन का, हाय अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो ज़ालिम। बहुत अच्छा आपने गाया, और आपकी आवाज़ सच में बहुत खूबसूरत, बहुत ही दिलों तक पहुंचने वाली आवाज़ है। और इस गाने के माध्यम से आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि बचपन का जो समय होता है वो वापस आ ही नहीं सकता, कहते हैं ना। तो इसका जो आगे का अंतरा है एक स्नेहा जी, वो भी बहुत ऐसे ही, जैसे मैं आपसे कह रही थी पुराने वो दिन की, वो खेले वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले, ये बात अगर हम ना भूले, ये बात अगर हम ना भूले। ये लाइंस जो हैं मतलब बहुत अच्छी। मैंने बताया ना कि बचपन के दिन वापस आ ही नहीं सकते हैं, दिन जो बखेरू होते पिंजरे में मैं रख, तो वो वाली बात है। और बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को, हमें आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, फिर हम एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। बहुत धन्यवाद।